हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं बीएसटी बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th, जिसमें हमने स्टार्ट किया नई सीरीज में चैप्टर 1 दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कैसा नेचर है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, किस चीज़ के, मैनेजमेंट के। तो इसमें हमने पार्ट 1 पहले बना रखा है जिसमें हमने नेचर के बारे में डिफाइन करा है। आज हम बनाएंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, मीन्स व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। तो आज हम इसका सिग्निफिकेंस, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्ले लिस्ट से इसका सेकंड वीडियो भी देखें। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या चीज़ इम्पोर्टेंस मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल ही टेक्स, मतलब मैनेजमेंट का जो रोल है वो कैसा है अपने बिजनेस में। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। हमें मैनेजमेंट क्या करता है, अचीव, जो भी हमने टारगेट करा था, जो भी हमने गोल बनाया था, उसे गोल को अचीव करने में क्या करता है हमारा मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब आप पूछोगे मैनेजमेंट कैसे निभाता है। मैनेजमेंट क्या करता है, जो ये लेवल्स दे रखे हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी और लोअर लेवल, इनमें मैनेजमेंट बना के रखता है, कोऑपरेशन बना के रखता है। ठीक है, वो आगे चल के हम ये पढ़ते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है, आपका अचीविंग गोल कर हेल्प करता है अचीव करने में गोल्स को। देन मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर मैनेजमेंट है आपका, हर चीज़ अकॉर्डिंगली मैनेज्ड है, जैसा प्लान करा था वैसा ही है, तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट तो कम लगेगी, लेकिन आपका आउटपुट और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, सही तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ यूज होनी है वहीं पर यूज होगी, वेस्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना, आउटपुट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में मैनेजमेंट हेल्प्स इन, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक चेंजेबल ऑर्गेनाइजेशन करता है मैनेजमेंट। जैसे कि आपने पहले से ही कोई चीज़ डिसाइड करके रखी है कि हो सकता है ये वाला जो हमारा जो अभी ट्रेंड चल रहा है ये क्या हो जाए, हमारा आउट हो जाए, है ना, ओल्ड हो सकता है। तो आपने पहले से ही मैनेज करके रख रखा है या प्लान करके रख रखा है कोई चीज़, तो वो क्या करेगा, आप तुरंत से उस जो चेंज आएगा उसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, चेंजेबल कंडीशंस को पहले से ही बता के चलता है कि क्या क्या चेंज आ सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, समस्या हमारे गेट पर ही दस्तक दे देगी, है ना। और जब गेट पर दस्तक दे देती है तो हम क्या हो जाते हैं, वही वाली बात, विनाश काल है विपरीत बुद्धि वाली बात हो जाएगी ये तो, कि हमने तैयारी तो कुछ करी नहीं है और समस्या भी आ गई। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हमें डायनामिक नेचर देता है, मीन्स चेंजेबल नेचर देता है। उससे क्या हो जाता है, हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं पहले से ही आने वाली समस्याओं के लिए। ठीक। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स भी ये क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ के कुछ गोल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये अचीव करने में हेल्प करता है। अब आप कहोगे एम्प्लॉयज़ के गोल्स कैसे अचीव करने में हेल्प करता है। वो ऐसे करता है कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में आए इसलिए कि अगर मैं ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकूं तो हो सकता है मुझे इंसेंटिव्स मिल जाए, हो सकता है मुझे प्रमोशन मिल जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ों क्या होगी, जब तभी तो दे पाओगे जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप एम्प्लॉय से अपने खुश रहोगे, एम्प्लॉय से खुश रहोगे तो उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करोगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल गोल्स को अचीव करने में। किसके, एम्प्लॉयज़ के। और यहाँ पर दोनों के पर्सनल गोल्स अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाएगा और पर्सनल और उसका एम्प्लॉयज़ का गोल भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के साथ साथ अब आप उस प्रॉफिट को अपने कहीं बैंक में तो रखोगे नहीं, या रख भी रहे हो तो किसी फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा तो है नहीं उसका। इन्वेस्टमेंट करने से ही क्या होता है, आपका फ़ायदा होता है। अब मैनेजमेंट से आपने मैनेजमेंट अच्छा करके क्या कर लिया, पैसा तो कमा लिया। पैसा कमाने के बाद में आप उसका ग्रोथ करोगे। जैसे हमने अभी पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स, लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना, उसमें पहला क्या था, सर्वाइवल। पहले तो बिजनेस में सर्वाइव करना पड़ता है, देन उसके बाद में प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, उसके बाद में हम ग्रोथ करते हैं। जब ग्रोथ कब करते हैं, जब हमारा प्रॉफिट हो जाता है, और प्रॉफिट हो जाएगा तो हम ग्रोथ करेंगे। और प्रॉफिट क्यों हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ की वजह से। जब एम्प्लॉयज़ की वजह से प्रॉफिट होगा तो कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को छोड़ना चाहेगी नहीं। तो वो क्या चाहेगी, एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली भी यहाँ पर लें, तो उनके रहने की व्यवस्था भी वही करेगी कंपनी, या वो बिजनेस वाले जो लोग हैं वही करेंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, जब रहने की व्यवस्था करेगी तो उनके जो फैमिली होगी, उनके बच्चे हैं, बच्चे क्या पढ़ने की, तो स्कूल भी वही खुलवाएगी। स्कूल खुलवाएगी
फिर हेल्थ केयर का भी क्या करेगी, उनके लिए सोचेगी। क्यों? क्योंकि इतने खास एम्प्लॉयज़ जो एफिशिएंसी निकाल के दे रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को कोई कंपनी खोना तो चाहेगी नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से सोसाइटी की भी हेल्प करेंगे। और ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो डोनेशन भी करते हैं। उसके बाद में अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, वो सोसाइटी की हेल्प करने की सोचते हैं। लेकिन कब? जब आपका मैनेजमेंट अच्छा है, उसके थ्रू आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हो तब, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस होती है किस चीज़ की, मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट आप अपने किसी भी चीज़ में, मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं आप बिजनेस में करो, पढ़ाई में, अगर आपका पढ़ाई में मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, अच्छी से अच्छी आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। या फिर आप अपना बिजनेस जब खोलोगे तो मैनेजमेंट के थ्रू आप खोलोगे तो आपका बिजनेस क्या होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके बाद में है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होगी, मैनेजमेंट के फंक्शंस अब क्या हैं, मैनेजमेंट क्या हमें कैसे फंक्शन करता है। मैनेजमेंट करता है, फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। अगर आपको यहीं से मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, प्लानिंग से। प्लानिंग, अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, हर चीज़ के लिए क्या लगती है, प्लानिंग। प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन है, और आगे चल के यही क्या बन जाते हैं, आपके 5 चैप्टर बन जाते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। इसके बाद 3 चैप्टर्स के बाद क्या बनते हैं आपके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। 3 चैप्टर्स के बाद आपके 5 जो चैप्टर हैं अगले, वो यही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो अभी से समझ लो। प्लानिंग, प्लानिंग वैसे होता क्या, आप मेरे को ऐसे बताओ, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, बाय whom इट इज़ टू बी डन, कौन करेगा, किसके द्वारा करा जाएगा, है ना। यही तो प्लानिंग होती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किससे करवाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ सोच के रखना, एडवांस में थिंकिंग लेवल पर सोच के रखना है इन सब चीज़ों के बारे में, इसी को प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद में सेकंड फंक्शन आता है, और इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी इनके चैप्टर्स में। प्लानिंग का एक चैप्टर है खुद, ऑर्गेनाइजिंग का खुद चैप्टर है, बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसके फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अब हमने प्लानिंग तो कर ली, इनको कैसे, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं, जो टॉप लेवल का काम होता है ना, उस चीज़ को कैसे पॉलिसीज़ बनाएं, कैसे फ्रेमवर्क करें, इसमें कैसे हम इस चीज़ को फ्रेम कर पाएँ, जिससे कि हमारे जो जितने लोग हैं वो अच्छे से इसे समझ पाएँ। ठीक, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, अरेंज करना चीज़ों को। ठीक, प्लानिंग होगी, अरेंजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, मीन्स फ्रेमवर्क बन गया, पॉलिसीज बन गई। अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा स्टाफिंग। जैसे जैसे गाइस अब हमने सारा काम कर लिया, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, अब हमें क्या करना है, हमने जो प्लान करा था उसके हिसाब से हमें स्टाफ भी करना है। स्टाफ लेकर के आना है कि यहाँ पर क्लर्क वाले हैं तो क्लर्क बैठेंगे, यहाँ पर टीचर्स के लिए तो टीचर बैठेंगे, यहाँ पर ये चेयर्स स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो अब स्टूडेंट्स लाने भी हैं, चेयर्स लाने भी हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपके हमें रिक्रूट करना है। रिक्रूट का मतलब होता है कि अब हमें वो लोग लेकर के आने हैं जो जिस पोस्ट के लिए हमने ऑर्गेनाइज कर रखी हैं पहले से ही चीज़ें। ठीक, स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, या फिर लोगों को ट्रेन देना, भर्ती करना। जो एक तरीके से होता है स्टाफिंग करना, भर्ती करना, इसको यही मान लो। इसमें नए नए लोगों को क्या करा जाता है, स्टाफ लिया जाता है। स्टाफ मीन्स लोगों को रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है पोस्ट के लिए। उसके बाद में डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना, गाइड करना। अब हमने देखो प्लानिंग कर ली, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, समझ गए। उसके बाद में हमारा ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज में मतलब पॉलिसीज़ चली गई हमारी, फ्रेमवर्क काम हो गया, अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद में हमने आपके लोगों को भी बुला लिया, रिक्रूट भी कर लिया कि किस पोस्ट के लिए कौन बेटर रहेगा, किस मतलब मैनेजर की पोस्ट के लिए कौन सा व्यक्ति या कौन सा पर्सन हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, सारा सिलेक्शन हो गया हमारा कि हमारी कंपनी का मैनेजमेंट ये करेंगे, डिपार्टमेंटल हेड ये रहेंगे, सीईओ ये है हमारी कंपनी के। इसके बाद में अब हमारा डायरेक्शन, उन्हें डायरेक्ट भी तो करा जाएगा, गाइड भी तो करा जाएगा। जो एम्प्लॉय जाएंगे या फिर जो मैनेजर की पोस्ट पाएगा उसे कोई ना कोई तो गाइड करेगा, तो आपको काम कैसे करना है। तो जो ट्रेनिंग देने का काम है, सिखाने का काम है, गाइड करने का काम है, सुपरवाइज करने का काम है, वो आता है डायरेक्टिंग के थ्रू। डायरेक्टिंग क्या करता है, उन्हें एक डायरेक्शन देता है कि आपको ऐसे काम करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है। इसके बाद में आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है बेटा, एक गैप होता है। कंट्रोलिंग इज द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग। मीन्स व्हाट वी हैव एक्चुअली प्लान्ड
व्हाट वी हैव प्लान एंड व्हाट वी हैव एक्चुअल। हमने जो प्लान करा था और हम पर जो एक्चुअल में है, जैसे एक बच्चा पढ़ता है, उसका प्लान था कि मैं अगर पूरी साल अच्छे से पढ़ता हूँ, डेली 6 आवर्स पढ़ता हूँ, तो मेरे 95 से 96 की 95, 96, 97% मार्क्स आ जाएंगे। ये उसने प्लान करा था। अब क्या हुआ, प्लान करा और जब फाइनल एग्ज़ाम हो गई, रिजल्ट आया उसका 91%। तो उसने जो प्लान करा था 96% और जो रिजल्ट आया 91%, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। मीन्स हमने जो प्लान करा था, क्या हम उसे अचीव कर पाए तो ठीक, इस चीज़ को ऐसे ही चलने दो और मॉडिफाई कर दो प्लान्स में। अगर नहीं अचीव कर पाए तो देखो कहाँ गलती होगी हमारी, उस चीज़ को सुधारो, उसके बाद में दोबारा से प्लानिंग करो और फिर से अपने गोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और फिर से अपने गोल को क्या अचीव करने के लिए क्या करने लगो, मेहनत करने लगो। ठीक, ये तो हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके 5 चैप्टर्स भी बनते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ बार बार रट लेनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये रट के चलना है आपको, क्योंकि यही आपके 5 चैप्टर्स हैं। अब है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट है तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई मैनेज कर सके, नहीं, उसके क्या है, लेवल्स हैं। लेवल्स का मतलब कैसे कैसे वो काम करेगा, किस लेवल पर काम करेगा। तो 3 लेवल्स हैं बेटा उसके, कैसे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। जिसमें लोअर लेवल को हम क्या बोलते हैं, आपका सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। उसमें पूछ लिया जाता है, A1 मार्क में आपसे क्या पूछा जाएगा कि विच लेवल इज नोन एज विच लेवल इज नोन एज सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल। तो आपको कहना है लोअर लेवल को हम इन नामों से जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे यही 2 नाम लिखे हैं, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल। क्योंकि टॉप, मिडिल, लोअर तो हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन इन चीज़ों को भूल जाते हैं। उसके बाद में है टॉप लेवल पर कौन लोग होते हैं, मीन्स टॉप लेवल का क्या काम होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े लोग, देखो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस टाइप के लोग क्या हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे काम करेगी, पॉलिसी बनाते हैं कि हमारी कंपनी में इतने लोग काम करेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, वो फाइनेंस का भी क्या करते हैं, ये वो है चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये क्या है, ये हमारे फाइनेंस के ऑफिसर होते हैं, ये हमें फाइनेंस देते हैं कंपनी में कि इतना पैसा लगेगा, ऐसे पैसा लगेगा। तो बताओ, ये टॉप लेवल हो गए, यही तो फाइनेंस, यही तो क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को बना रहे हैं, फ्रेमवर्क तो यही कर रहे हैं ऊपर से। उसके बाद में आता है मिडिल वाले लोगों का काम होता है कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है, उसने जो काम आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, उनको अच्छे से डिपार्टमेंटल हेड्स बना देना। ठीक, आप अब इसमें क्या कर दिया आपने, फाइनेंस मैनेजर बना दिए, कुछ मैनेजर बना दिए। फिर ऑपरेशनल मैनेजर, जो ऑपरेशन चल रहा है आपका, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब जो आपका प्लान चल रहा है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है, उसके मैनेजर बना दिए। सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, आपका मार्केटिंग मैनेजर, इस टाइप से क्या है, मैनेजर बना दिए आपके एक एक कंपनी के सब लोग, या एक कंपनी में एक हेड के मैनेजर बना दिए। उसके बाद में देखो, इनका काम था फ्रेमवर्क करना, यहाँ पर इन्होंने मैनेजर बना दिए अपने, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी। अब इसके बाद में ये लोअर लेवल को, ये वाले लोग लोअर लेवल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और अच्छे से काम कर सकें, इसलिए क्या चीज़, ये सुपरवाइजरी हेड बना देते हैं, सुपरिटेंडेंट बनाते हैं, फोरमैन, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट हेड्स, ये क्या करते हैं, ये फिर छोटे छोटे हेड्स में, डिपार्टमेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उनके अंडर में जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं। ठीक, ये 3 हमारी क्या होगी, लेवल होगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद में फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन होता क्या है, अब ये तो हमने डिपार्टमेंट बना दिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तो बना दिए हमने, पर इनके फंक्शंस क्या होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, देखो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल बनाना है, वो गोल बता देता है कि आपको इतना अचीव करना है, ये अचीव करना है। फ्रेमिंग पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ बना देते हैं कि आपको ये चीज़ ही क्या करना है, फॉलो करके ये चीज़ आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, इसके ना इधर जाना है ना उधर जाना है, आपको इस तरह से फॉलो करके ही अचीव करना है गोल। कोई भी इलीगल या मतलब इररिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं करनी है आपको, इन पॉलिसीज़ के थ्रू ही चलना है आपको हमारी कंपनी में।
वेलफेयर एंड सर्वाइवल, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी सर्वाइव कर पा रही है नहीं कर पा रही है तो वो टॉप लेवल के लोग ही मैनेजमेंट और जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि सारी पॉलिसीज वो बना रहे हैं, फाइनेंस वो कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस भी वहीं से आ रहे हैं। छोटे लोग तो जो लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं वो तो बेचारे वो काम कर रहे हैं जो उन्हें ऑर्डर मिल रहा है। तो अगर कंपनी को सर्वाइव करना है तो उनकी पॉलिसीज़ में दम होनी चाहिए और उनके गोल जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और इनके द्वारा बनाया हुआ डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। असेंबलिंग रीअरेंजिंग रिसोर्सेज, अब देखो एक एम्प्लॉय को फ़र्क नहीं पड़ता रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है, ये जिम्मेदारी जो होती है वो टॉप लेवल की होती है। वो लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते फिरते हैं रॉ मटेरियल का, रिसोर्सेज का, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, इतनी जिम्मेदारी होती है इनकी। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब हमारी कंपनी का या हमारे बिजनेस का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार टॉप लेवल के लोग होते हैं, ना कि एम्प्लॉयज़ हो। एम्प्लॉयज़ के अपने अलग काम होते हैं, मिडिल लेवल के अपने अलग काम होते हैं। ये सारे काम सोचने का जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हैं वो टॉप लेवल के लोगों की होती हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, देखो इंटरप्शन ऑफ पॉलिसी, इंटरप्शन का मतलब इंटरप्रेट ऑफ पॉलिसीज। इसका मतलब है कि जैसे इन्होंने पॉलिसीज बना दी उनको एज इट इज़ फॉलो करना और उसके बाद में उनके इंस्ट्रक्शंस अपनी लोअर लेवल को दे देना, ये इनका काम होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब इन्होंने तो बता दिया कि इतने लोग चाहिए और इतना पैसा है सब कुछ। अब इसके बाद में मिडिल लेवल का काम होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा बंदा सही रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का क्राइटेरिया जो है वो मिडिल लेवल का रहता है। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को कौन सी ड्यूटी देनी है, किस एम्प्लॉय को किस पोस्ट के लिए हमें सेलेक्ट करना है, किस एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन किस पोस्ट के लिए ये क्या होनी चाहिए, इन सब का जो लेखा जोखा होता है वो मिडिल लेवल का होता है। इसके बाद हम मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ व्हेन रिक्वायर्ड। अब अगर मिडिल लेवल को लग रहा है कि हमारे जो लोअर लेवल के लोग हैं वो इस तरह से या फिर अपने ही मिडिल लेवल में कुछ इस तरह से चल रहा है कि ये लोग थोड़े ढीले पड़ गए हैं या फिर ये काम उतना नहीं कर पा रहे हैं, उतना काम करके नहीं दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मोटिवेशन का काम भी करते हैं। ये अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि उनमें पावर जनरेट हो जाती है और हमारा आउटपुट ज़्यादा आने लगता है। ये इनकी जिम्मेदारी होती है। कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, अब ये क्या करते हैं, ये अदर डिपार्टमेंट्स के साथ मिल करके चलते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट्स का हम एग्जांपल लेते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला अगर परचेज डिपार्टमेंट वाले से मिलके नहीं चल रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी और आप क्या कर पाओगे, हो सकता है आपने परचेज ज़्यादा कर लो और सेल्स उतनी हो ही नहीं रही है। अब पता चला कि सर्दी जाने वाली है और परचेज वाले ने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, इधर की साइड से हमारा जो डिपार्टमेंट था सेल्स का उसकी बेचारे की सेल हुई भी नहीं है, तो क्या होगा, हमारा वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये मिल करके चलना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स को मिल करके चलना चाहिए और मिल करके चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिडिल ऑर्डर की होती है, ना कि इसकी हो। इसको तो बस बेचारे को पैसे देने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी समस्या होती हैं। सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी मतलब इंडिया में हमारी कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी, मीन्स आज यहाँ पर है तो कल दूसरी कंट्रीज़ में हम कैसे जाएंगे, आज इंडिया में तो हम फॉरेन में अपनी कंपनी को कैसे सेटअप करें, ये सारे प्लान ये करते हैं। और डिपार्टमेंटल हेड वगैरह जो चीज़ होती हैं उनको रिक्रूटमेंट वगैरह ये करते हैं। उसके बाद सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल, अब आता है सबसे छोटी मीन्स लोअर लेवल, सबसे नीचे की वो काम। देखो जितनी इम्पोर्टेंट ये है उतनी ही इम्पोर्टेंस इसकी है। ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो अगर ये वैसा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो इनका ये क्या आगे बढ़ पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे ये अपने कॉम्पिटिटिव एरिया में, क्या इनको प्रॉफिट हो पाएगा, ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, ये भी उतने इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से यहाँ तक एक भी आपकी प्रोसेस फेल हो गई तो आपकी कंपनी क्या है, तरक्की नहीं करेगी, जहाँ पहुँचना चाहिए गोल नहीं अचीव कर पाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी कम सोचा जाए। तो देखो इनकी इंपॉर्टेंस देखो, रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर टू, ये सुपरवाइजरी की प्रॉब्लम है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, अगर वर्कर्स ठंडी में पानी में काम नहीं कर पा रहे हैं तो
वर्कर्स अपनी समस्या इनको बताएंगे, ये अपनी समस्या इनको बताएंगे और ये अपनी समस्या इनको बताएंगे कि हमारे वर्कर्स के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो ये क्या करेंगे, फिर कुछ ऐसा रूल लेकर के आएंगे या ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि वो उन्हें हेल्प हो जाए पानी में काम करने की। अब मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, इनका काम होता है कि जो हमारा कंडीशन है यहाँ पर एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहे, वर्किंग कंडीशन बड़ी अच्छी रहे, जिससे कि एक दूसरे से लोग प्यार से बात करें, हंस के बात करें और जब किसी को देखें तो पॉजिटिविटी की फीलिंग आए, ना कि ऐसा मेंटल रिवॉल्यूशन तैयार हो जाए। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि मतलब हम काम करना ही नहीं चाह रहे हैं उसके साथ। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में गुड वर्किंग कंडीशन बनी रहे, ये मेंटेन करने का काम इनका होता है। फिर मिनिमाइज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, कितना ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्या है, मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स, कैसे हम क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं। पता चल रहा है हम क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं दे पा रहे हैं कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी सप्लाई कम है। पता चल रहा है हम सप्लाई तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन क्या है क्वालिटी उतनी ही नहीं है, तो कस्टमर्स क्या हमारे सामान को परचेज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि इन दोनों में कैसे बैलेंस बना के रखें। इसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मोटिवेट मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना इनका काम होता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, जो लोअर लेवल पर जो काम कर रहे होते हैं उनके बीच में डिसिप्लिन बनाए रखना भी इनका काम होता है। तो ये गाइस हमने पढ़ा, अभी क्या चीज़ पढ़ी हमने, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये चीज़ हमने कवर करी। इसके बाद में अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स और बचे हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज आर्ट और एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन, एक ये चीज़ टॉपिक बचा है एंड एक बचा है कोऑर्डिनेशन, जिसे हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो आपको ये क्या करना है, रीड करना है। मुझे समझाने में सोचो इतना टाइम लगा, तो आप कैसे रीड करोगे इसे एनसीईआरटी से रीड करना या फिर आपकी जो भी स्कूल वाले रेफरेंस बुक दे रहे हैं उससे थोरोली रीड करना है, एक एक लाइन को रीड करना, और जो चीज़ आपकी समझ में ना आए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई विदिन 2 मिनट्स में दे दूँगा। और अपने बोर्ड्स की तैयारी करना अच्छे से एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर 2023 बोर्ड्स, क्योंकि उसमें जो पेपर आएगा वो काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा पेपर आएगा और बुक्स के बीच में से बहुत आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं आपके इस बार। एमसीक्यूज आएंगे तो आपको ये क्या करना है, एक एक चीज़ को याद करके चलना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अच्छे से इसकी तैयारी करना है, रीड करना, जो भी चीज़ आपको समझ में आए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।